हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आप सभी एक बार बता दीजिए, आवाज की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी सब चीज बढ़िया है कि नहीं? क्योंकि प्यारे बच्चों आज का जो क्लास होने वाला है ना, आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज के क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आज के क्लास में हम लोग करने वाले क्लास 12th का प्यारे बच्चों बायोलॉजी। और आज प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि बायोलॉजी का सर जी सब्जेक्टिव लाइए, तो आज हम प्यारे बच्चों 9 बजे रात को बायोलॉजी का आपका सब्जेक्टिव ला दिए हैं। तो सभी प्यारे बच्चे एकदम वीडियो को शेयर कर दीजिए, पूरा वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्योंकि प्यारे बच्चों आज जो बायोलॉजी का सब्जेक्टिव होगा ना, क्वेश्चन बैंक का होगा, जो बार बार रिपीटेड होता है। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपका लैंगिक अलैंगिक जनन के बारे में टिप्पणी लिखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, हर बार आता है प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगला यहाँ आप देखिए, जैसे हम आपको दिखाते जा रहे हैं, देखिए क्वेश्चन 5 नंबर का भी है, हम लिख दिए हैं। जैसे देखिए क्लोन क्या होता है, एक पुंज, इसकी परिभाषा लिखे। देखिए जैसे होता है कि संक्रामक रोग क्या होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों कराने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में ना तहलका मचा देता है प्यारे बच्चों। तो आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना है, एक एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए प्यारे बच्चों, दिखा दीजिए आज दम। और यहाँ आप देखिए चैनल पे पहली बार आए हैं प्यारे बच्चों, तो फटाफट से चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्यारे बच्चों फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकॉन होता है प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए। और लाइक नहीं किए प्यारे बच्चों, फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ आप देख लीजिए अभी हमारा सब्सक्राइबर 100 के भी नहीं हुआ प्यारे बच्चों, इतना मेहनत करने के बाद से भी नहीं हुआ। तो आप लोग प्लीज आप लोग हेल्प कीजिए और जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों इसको 100 के करवा दीजिए। तो जितना जल्दी हो सकता है प्यारे बच्चों आप लोग फटाफट अपने घर पे जितने फोन है उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। इतना मेहनत के बाद आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम अकेले बंदे हैं जो ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं, ये बात है कि नहीं? तो यहाँ पे फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर और यहाँ पे लाइक कर दीजिए। हम यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए, हम तो पूछना ही भूल गए कि आप सब कैसे, बढ़िया है ना, एकदम मस्त है ना? आज टेस्ट देके मजा आया कि नहीं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और प्यारे बच्चों मैथ का मजा आया ना प्यारे बच्चों? बहुत मजा आएगा। चलिए प्यारे बच्चों ये भी क्लास कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, पहले नंबर क्वेश्चन से शुरुआत कर देते हैं। अलैंगिक जनन के बारे में और लैंगिक जनन के बारे में क्या करना है प्यारे बच्चों, अपने भाषा में टिप्पणी लिखना है। ये क्वेश्चन देखिएगा ना प्यारे बच्चे, पूछा गया है। ये क्वेश्चन ऐसा होता है जो बार बार आता है। तो चलिए आप देखिए, अलैंगिक जनन के बारे में या लैंगिक जनन के बारे में क्या करना है, आपको टिप्पणी लिखना है। तो चलिए सबसे पहले अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन के बारे में जानते हैं। तो देखिए लैंगिक जनन के बारे में यहाँ पे देखिए क्या है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए लॉन्ग भी क्वेश्चन है इसमें और शॉर्ट भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन के बारे में और अलैंगिक जनन के बारे में टिप्पणी लिखिए, खूब टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ आप देख लीजिए लैंगिक जनन क्या होता है। तो जनन की वह विधि जिसमें प्यारे बच्चों लैंगिक जनन अंग भाग लेते हैं, यहाँ पे क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। देखिए कितना बेहतरीन डेफिनेशन है यहाँ पे आपके लिए प्यारे बच्चों की। लैंगिक जनन क्या है? तो लैंगिक जनन, जनन की वह विधि है जिसमें प्यारे बच्चों लैंगिक जनन अंग भाग लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ये आपको याद रख लेना है कि लैंगिक जनन आखिर क्या होता है। अब देखिए जो लैंगिक जनन होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे आप लोग समझिएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको समझना प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए लैंगिक जनन में क्या होता है, तो नर में युग्मकों तथा मादा में युग्मकों का निर्माण होता है। जो लैंगिक जनन की क्रियाएं होती है, नर में प्यारे बच्चों क्या होता है, नर में नर युग्मक, मादा में मादा युग्मकों का निर्माण होता है लैंगिक जनन में। देखिए ये दोनों युग्मक आपस में संयोजित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। ये प्यारे बच्चों लिखना पड़ेगा तभी नंबर मिलेगा। देखिएगा कि नर में नर युग्मक तथा मादा में मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। ये दोनों युग्मक आपस में संयोजित होकर युग्मनज का भी निर्माण करते हैं, जो विभिन्न करके नए जीवों को निर्माण करते हैं। जब यहाँ देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयोग करेंगे तो एक नए जीव का निर्माण होगा। चलिए अगला यहाँ पे आ जाए कि यह जनन अलैंगिक जनन की तुलना में जटिल और धीमा होता है। यानी जटिल और क्या होता है प्यारे बच्चों, धीमा होता है। कौन? तो लैंगिक जनन। और इस प्रकार के जनन में प्यारे बच्चों अर्धसूत्री युग्मक निर्माण का युग्मक संलयन क्रिया होती है। तो ये भी साथ में आपको लिखना है, आप लोग समझते। चलिए ये तो हो गया लैंगिक जनन। और प्यारे बच्चे जितने इंग्लिश मीडियम वाले हैं ये फटाफट से नोट कीजिए प्यारे बच्चे।
जल्दी आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। अब यहाँ आप देखिए अलैंगिक जनन के बारे में जानते हैं कि अलैंगिक जनन आखिर क्या होता है। अलैंगिक जनन क्या होता है, टिप्पणी ना हमको लिखना है कि अलैंगिक जनन क्या होता है, सिर्फ डिफिनेशन नहीं लिखना है, ये सब टिप्पणियां हैं जो आपको लिखना पड़ेगा, जो हम आपको लैंगिक जनन बता दिए। देखिए अलैंगिक जनन आखिर क्या होता है, तो इस जनन प्रक्रिया में केवल एक ही प्राणी भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में प्यारे बच्चों क्या होता है, अलैंगिक जनन में एक ही जनन प्राणी भाग लेता है। अलैंगिक जनन में प्यारे बच्चों क्या होता है, एक ही जनन प्राणी भाग लेता है। और यहाँ देखिए जिस जनन क्रिया में एक जनन भाग लेते हैं उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। यहाँ आप देखिए जिस जनन क्रिया में अगर एक ही अंग भाग ले रहा है उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहेंगे, और जिसमें लैंगिक जनन भाग ले रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे। तो ये आपको प्यारे बच्चों बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि लैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है। अब यहाँ देखिए लैंगिक जनन की टिप्पणियां हमको लिखना है ना, कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लैंगिक जनन की टिप्पणियां क्या है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा लैंगिक जनन की जो टिप्पणियां हैं कि अलैंगिक जनन की जो टिप्पणियां हैं, अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन नहीं होता है। अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन नहीं होता है, युग्मकों का संलयन नहीं होता है, जिसमें उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक क्या कर रहे हैं, आपस में संयोग करके एक नए जीव का निर्माण कर रहे थे, किसमें, लैंगिक जनन में। लेकिन इसमें क्या होगा, अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण प्यारे बच्चों व युग्मक संलयन नहीं होता है। यहाँ देखिए अलैंगिक जनन में उत्पत्ति, यहाँ देखिए संतान का आकार अनुवांशिक रूप से जनक समान होती है, जिन्हें हम लोग क्लोन कहते हैं, यानी एक समान होगा जिसे हम लोग क्लोन कहेंगे। अब यहाँ देखिए अलैंगिक जनन में सभी समसूत्री विभाजन होती है, अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होती है। अलैंगिक जनन तीव्र गति से होता है और लैंगिक जनन क्या होता है, जटिल तथा धीमी होती है। अलैंगिक जनन क्या होता है प्यारे बच्चों, तीव्र एवं फास्ट होता है, और क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए बहुत ज्यादा फास्ट होता है, गति वाला होता है। अगला यहाँ पे आ जाइए लैंगिक जनन निम्न श्रेणी के जीवों में पाए जाते हैं, जैसे सूक्ष्म में क्या होगा, अलैंगिक जनन होगा। तो ये प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। तो इतना आपको टिप्पणी लिखना है पहले नंबर क्वेश्चन के लिए कि लैंगिक जनन क्या होता है, उसके बारे में टिप्पणी लिख देना है कि लैंगिक जनन क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से जो यहाँ पे प्यारे बच्चों युग्मनज से जो नए जीव उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। ये सब टिप्पणियां जो बताए हैं वो आपको लिख देना है। जैसे लैंगिक जनन क्या हो गया प्यारे बच्चों, लैंगिक जनन में ये होता है कि यहाँ पे देख लीजिए कि जो वो होता है लैंगिक जनन वो थोड़ा सा हार्ड प्रक्रिया का होता है और वो धीरे धीरे एकदम होता है, जबकि ये क्या होता है, हार्ड नहीं होता है लैंगिक, और ये क्या होता है, तीव्र होता है, एकदम फास्ट तरीके से होता है। और यहाँ देखिए इसमें क्या होते हैं, जो अलैंगिक जनन होता है उसमें निम्न श्रेणी के जितने भी होते हैं जो उसमें होता है, तो ये आपको साथ में याद कर लेना है। अब देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, देख लीजिएगा बहुत बढ़िया तरीका से 2 से 3 बार पूछा गया है, 2 से प्यारे बच्चों 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ध्यान रखना है कि क्लोन या एक पुंज की परिभाषा बताइए, एक क्लोन पुंज, एक लाभ और एक हानि के बारे में प्यारे बच्चों बता दीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोन या एक पुंज क्या होता है। तो समान रूप से प्यारे बच्चों हम क्या बताए थे, समान रूप से या आकारकीय रूप से समान जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकीय रूप से और आकारकीय रूप से समान जीव को हम लोग क्लोन कहते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन आपको कैसे लिखना है कि आकारकीय तथा अनुवांशिकीय रूप से एक समान जीवों को हम लोग क्लोन कहते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखना है कि प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है कि यहाँ देखिए आकारकीय तथा अनुवांशिकीय रूप से एक समान जीवों को हम लोग, आकारकीय तथा अनुवांशिकीय रूप से एक समान जीव को हम लोग क्लोन कहते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए क्लोन शब्द की रचना की गई है अलैंगिक जनन के परिमाण स्वरूप। यहाँ देख लीजिए क्लोन शब्द की प्यारे बच्चों जो यहाँ पे हम आपको समझाए थे ना अलैंगिक जनन में, प्यारे बच्चों आपको अलैंगिक जनन में समझाए थे क्लोन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो क्लोन है शब्द की जो रचना की गई है अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होता है वह केवल एक दूसरे के समरूप नहीं बल्कि अपने जनक के अनुवांशिकीय रूप से भी समान होते हैं। इसीलिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को ही हम लोग क्लोन कहते हैं। और यहाँ पे आपको याद रख लेना है यही, यहाँ आपको इतना नहीं लिखना है, तो आपको बस लिख देना है प्यारे बच्चों कि समान रूप से आकारकीय तथा अनुवांशिकीय रूप से समान जीवों को हम लोग क्लोन कहते हैं। और क्लोन प्यारे बच्चों क्या होता है, अलैंगिक जनन में पाया जाता है, अलैंगिक जनन में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। और यहाँ आप देख लीजिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्लोन की प्यारे बच्चों लाभ और हानि के बारे में लिखे। तो देखिए इसका लाभ जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका लाभ पूछा गया है, लाभ लिखना है
कि आकारकीय तथा अनुवांशिकीय रूप से संतति जनक में समान होता है। ये क्या हो गया हमारा आकार तथा प्यारे बच्चों अनुवांशिक रूप से ये क्या होगा समान होगा, ये लाभ है। ये क्या है प्यारे बच्चों क्लोन का लाभ है। अब यहाँ देखिए इसकी हानि क्या है, अनुवांशिकीय विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। अनुवांशिकीय जो विभिन्नता होगी इसमें उत्पन्न नहीं होगी, ये क्या होगा इसका हानि भी यही है। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बहुत फायदा करेगा। ये प्यारे बच्चों इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डिफलेट यहाँ पे देखिए डिफाइन ए क्लोन और मास, यहाँ पे देखिए फटाफट यहाँ आप देख लीजिए इसका, फटाफट आप लोग क्या कीजिए प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर यहाँ से है प्यारे बच्चों, आंसर यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि संक्रामक रोग क्या है। जो संक्रामक रोग क्या होता है, किन्हीं 3 संक्रामक रोग के नाम दीजिए। देखिए ये सब क्वेश्चन होता है बायोलॉजी में पूछे जाने वाला। तो बायोलॉजी का सब्जेक्टिव का भी आगाज हो गया है, अब प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव भी होगा। देखिए क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग क्या है, किन्हीं 3 संक्रामक रोग के नाम दीजिए। तो देखिए संक्रामक रोग क्या होता है, तो ऐसे रोग जिसमें संक्रमण कारक तुरंत संक्रमण उत्पन्न कर दे। यहाँ देखिए ऐसे रोग जिसमें संक्रमक जो कारण होगा तुरंत संक्रमण अगर उत्पन्न कर देता है, वैसे हम लोग वैसे को क्या बोलते हैं, संक्रामक या संचरीय रोग कहते हैं। संक्रामक या प्यारे बच्चों संचरित रोग कहते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया कि 3 रोग के नाम बताइए, तो जैसे देखिए हाइजा हो गया, यहाँ देखिए हाइजा हो गया, पोलियो हो गया और प्यारे बच्चों क्या हो गया रेबीज हो गया। तो यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है। 3 पूछा गया है, हाइजा हो गया, पोलियो हो गया और रेबीज हो गया। प्यारे बच्चों ये सब क्या होता है प्यारे बच्चों संक्रामक रोग होता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, संक्रामक रोग का प्यारे बच्चों यहाँ पे नाम पूछा है। और संक्रामक रोग क्या होता है, ऐसे रोग जिसमें संक्रमण कारक तुरंत यहाँ पे देखिए संक्रमण उत्पन्न कर दे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों संक्रामक रोग कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रतिरक्षी व यहाँ देखिए प्रतिजन में के बीच विभेद कीजिए। यानी आपको बताना है कि प्रतिरक्षी व प्रतिजन के बीच में आपको विभेद करना है। कैसे कीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये सब क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट। यहाँ पे समझ लीजिए कि प्रतिरक्षी व प्रतिजन के बीच में विभेद करना है। तो देखिए प्रतिजन वे कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण करके क्या कहते हैं अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो प्रतिजन कहते हैं। एंटीजन उसको इंग्लिश में बोला जाता है। देखिए आप देखिए एंटीजन और एंटीबॉडीज में आपको अंतर लिखना है। देखिए यहाँ पे एंटीजन क्या होता है, प्रतिजनन क्या होता है, पहले जो प्रतिजन क्या होता है, तो वे कार्बनिक पदार्थ जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा पर यहाँ देखिए प्रतिरक्षी का निर्माण करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तो एंटीजन कहेंगे। और यहाँ देखिए एंटीबॉडीज किसे कहा जाता है, एंटीबॉडी वे विशेष प्रकार के प्रोटीन्स हैं जो यहाँ देखिए प्रतिजन के प्रति अनुक्रिया के लिए उत्पन्न होते हैं। जो प्रतिजन के प्रति प्रक्रिया के लिए प्यारे बच्चों उत्पन्न होते हैं, उसे शरीर से सुरक्षा कराते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों एंटीबॉडीज कहते हैं। एंटीबॉडीज क्या करता है, हमारे रोगों से लड़ता है, हमारे रोग जो आने वाले होते हैं जो कीटाणु होते हैं उससे लड़ता है, उसे एंटीबॉडीज कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख लीजिए ये विशेष प्रकार के प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स होता है शरीर में, वही है जो प्यारे बच्चों रोगों से क्या करता है, जो प्यारे बच्चे क्या कहते हैं, जो यहाँ पे देख लीजिए जो प्रतिजन के प्रति अनुक्रिया के लिए उत्पन्न होता है, जो प्रतिजन के लिए प्यारे बच्चों प्रतिजन के प्रति प्यारे बच्चों अनुक्रिया के लिए उत्पन्न होता है तथा प्रतिजन से शरीर की सुरक्षा करता है, तथा प्रतिजन से शरीर की सुरक्षा करेगा, उससे लड़ेगा, उसे हम लोग एंटीबॉडीज कहेंगे। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं का क्या नाम है। यहाँ देखिए भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं के नाम क्या क्या है, भ्रूण कोश के घटक कोशिकाओं के नाम आखिर क्या क्या है। तो यहाँ पे समझिए कि भ्रूण कोश के घटक कोशिकाओं के नाम क्या क्या है। तो देखिए भ्रूण कोश के घटक कोशिकाओं के नाम इस प्रकार है। देखिए अंडा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडा हो जाएगा, द्वितीय केंद्रक हो जाएगा, सहायक कोशिका हो जाएगा, यहाँ आप देखिए एंटीपोडल कोशिका हो जाएगा। ये सब क्या होता है, भ्रूण कोश की प्यारे बच्चे घटक कोशिकाओं के नाम होते हैं। भ्रूण कोश के घटक कोशिकाओं के नाम क्या, तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना अंडा, द्वितीय केंद्रक, सहायक केंद्रक, यहाँ पे क्या हो जाएगा
एंटीपोडल कोशिका हो जाएगा। ये सब आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन 6 नंबर कि ट्रांसजेनिक जंतुओं के लाभ का वर्णन करें। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको करा रहे हैं ना बायोलॉजी का, ये सब क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, जो पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ट्रांसजेनिक जीवाणुओं के लाभ का वर्णन करें। ट्रांसजेनिक जीवाणु के लाभ का वर्णन करना है आपको। तो देखिए ट्रांसजेनिक जीवाणुओं के अनेक लाभ हैं। इन जंतुओं के द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इन जंतुओं के माध्यम से ट्रांसजेनिक प्रक्रिया पूरी होती है, इसीलिए ये जंतु बहुत उपयोगी नजर आते हैं। तो यहाँ पे ये लाभ है इसका, इसी प्रकार लिखना है आपको प्यारे बच्चे, इसी प्रकार लिखना है इसका लाभ कि ट्रांसजेनिक जंतुओं के अनेक लाभ हैं। इन जंतुओं के द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इन जंतुओं के माध्यम से क्या होता है, ट्रांसजेनिक प्रक्रिया प्यारे बच्चों पूरी होती है, इसलिए ये जंतु बहुत उपयोगी नजर आते हैं। तो ट्रांसजेनिक जंतुओं का लाभ आपको पता चल गया कि कौन कौन सा लाभ है। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, फटाफट लेते चलिए। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन कि प्रतिरक्षा व प्रतिजन के बीच में प्यारे बच्चों विभेद। ये तो हो गया, ये दो बार हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अगला यहाँ पे आ जाइए कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। जितना क्वेश्चन कराएंगे ना प्यारे बच्चों, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से क्या समझते हैं। तो देखिए हरित क्रांति क्या है, तो खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में जो प्रयास किया जाता है उसे फलस्वरूप उत्पाद में जो वृद्धि होता है उसे हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। देखिए डिफिनेशन कि प्यारे बच्चों खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में जो प्रयास किए जाते हैं तथा उसके फलस्वरूप उत्पादन में जो वृद्धि होता है उसे हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति को लाने में प्यारे बच्चों निम्नलिखित कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किस किस का योगदान होता है हरित क्रांति को लाने में। तो देखिए सिंचाई के लिए उपयुक्त प्रबंध होना चाहिए, सिंचाई के लिए उपयुक्त प्रबंध होना चाहिए, वैज्ञानिक विधि द्वारा दृष्टिकोण की कृषि के क्षेत्र में उपयोग में लाना चाहिए। तो ये सब प्यारे बच्चे होते हैं, तो आपको ये सब लिख देना है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए प्यारे बच्चों की सह, यहाँ देखिए सहभोजिता के लिए एक उदाहरण देते हुए समझाइए। क्या प्यारे बच्चों सहभोजिता के लिए प्यारे बच्चों आपको क्या बताना है प्यारे बच्चों की एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो यहाँ पे देखिए यह एक पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को लाभ होता ही नहीं है, यानी हानि होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं सहभोजिता कहते हैं। प्यारे बच्चों देखिए सहभोजिता अगर आपसे पूछता है नहीं सहभोजिता क्या है, तो यहाँ पे लिखना है कि यह एक पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है तथा दूसरी जाति को न लाभ होता है न हानि होता है। दूसरी जाति को, एक जाति को प्यारे बच्चों लाभ होगा, दूसरी जाति को ना लाभ होगा ना हानि होगा, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं तो सहभोजिता कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ देखिए आर्किड का आम के वृक्ष की शाखा पर यहाँ पे क्या होता है शाखाओं पे उगना, चलिए यानी आर्किड का आम के वृक्ष की शाखाओं पे उगना, यानी आर्किड उगता है किसका, तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए शाखाओं के आम के शाखाओं पे उगता है। अगला यहाँ पे आ जाइए 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे आंसर लगाइए आप लोग कि ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। इसका यहाँ देखिए दुष्परिणामों का उल्लेखन करें। देखिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। यहाँ आप देख लीजिए कि ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके दुष्परिणामों का उल्लेखन करें। तो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, तो 40 डेसिबल से अधिक तीव्रता वाले ध्वनि के कारण ज्ञानेंद्रिय सहित मानव शरीर के अन्य भागों पर पड़ता है। यहाँ पड़ने वाले यहाँ देखिए कुप्रभाव को हम लोग ध्वनि यहाँ पे क्या प्रदूषण कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, तो 40 डेसिबल से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि के कारण ज्ञानेंद्रिय सहित मानव शरीर के अन्य भागों पर पड़ने वाले कुप्रभाव को हम लोग ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। दुष्कर्म प्रभाव क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसका दुष्कर्म प्रभाव क्या है, तो यहाँ आप देखिए कर्णपटल यानी कर्णपटल के यहाँ देखिए क्षतिग्रस्त होने के कारण सुनने में बाधा। कर्णपटल यानी जो कान का चादर होता है उसके क्षतिग्रस्त होने के कारण सुनने में आपको बाधा होगा। दूसरे व्यक्ति से बात करने में बाधा होगा आपको। देखिए तनाव और नेत्र दोष, सर दर्द, अनिद्रा आदि रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये प्यारे बच्चे इसका क्या है दुष्प्रभाव है। तो आप लोग अगर आप लोग हेडफोन लगा के गाना सुनते हैं तो ये आपके साथ भी हो सकता है। तो प्लीज एयरफोन का यहाँ पे देखिए सुनना आप लोग गाना बंद कीजिए, एग्जाम तक तो पूरा बंद कीजिए।
तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम आपको लगभग 10 यहाँ पे क्या है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 100% आपके एग्जाम में पूछा गया है वो हम आपको बता चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को फटाफट से आप लोग शेयर भी कर दीजिए। फटाफट आप लोग लाइक करके वीडियो को प्यारे बच्चों शेयर करके, और यहाँ पे आपको प्यारे बच्चों हम बार बार बता रहे हैं कि जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों 100 की करवा दीजिए, जितना जल्दी हो सके 100 की करवा दीजिए। उसके बाद से व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। यहाँ आप देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9135742024। आप इसमें मैसेज करके जुड़ जाइए। और प्यारे बच्चों अगर आप गर्ल हैं तो आप इस नंबर पे या व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर लीजिए। तो चलिए आप फिर मिलेंगे कल सुबह की क्लास में, तब अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।